हेलो फ्रेंड्स, आई एम किशन। एम्बिशन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के पार्ट 3 की स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने इस चैप्टर के 2 पॉइंट्स की स्टडी की थी, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल एंड सेकंड पॉइंट वाज फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम इस चैप्टर के थर्ड पॉइंट की स्टडी करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को 7 मेजर पॉइंट्स में डिवाइड करा है। तो एक एक करके इन चैप्टर्स पॉइंट्स को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज लो प्रोडक्टिविटी एंड लो प्रोडक्शन। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन भी बहुत कम था और प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट कितना था उस समय पर, और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर आउटपुट कितना होता था। तो उस टाइम पीरियड पे इंडिपेंडेंस के टाइम पर बहुत ही ज्यादा कम हुआ करता था। बोथ प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बहुत कम थे। तो हम इस चीज को इस टेबल से समझते हैं। तो प्रोडक्टिविटी कितनी कम थी ये देखो, इस चीज से समझ में आएगा। वीट का जो प्रोडक्शन था 1947 में 660 केजी पर हेक्टेयर था। आज के समय में 3216 है, जो कि 4 से 5 गुना कम हुआ करता था। और राइस का जो प्रोडक्शन है 665 केजी पर हेक्टेयर हुआ करता था, जो 2016-17 में 2550 हो गया है। तो इसके प्रोडक्शन में भी राइस के प्रोडक्शन में भी काफी कमी हुआ करती थी। तो प्रोडक्शन की बात करते हैं। 1947 में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ करता था कंट्री का वो 64 लाख टन हुआ करता था। जो आज के टाइम पीरियड में 16-17 में जो हुआ था वो 984 था। राइस का जो प्रोडक्शन था 220 लाख टन हुआ करता था 1947 में। आज के टाइम में 1102 लाख टन हुआ करता है। तो आप इस टेबल से अज्यूम कर सकते हो कि उस समय पर जो हमारा प्रोडक्शन था और प्रोडक्टिविटी दोनों ही एक्सट्रीमली लो थे, बहुत ज्यादा कम हुआ करता था। सेकंड पॉइंट इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे अनसर्टेनिटी पाई जाती है। जस्ट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर शोज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, इट वाज एक्सेसिवली डिपेंड अपॉन रेनफॉल। मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आज भी कंप्लीटली और उस टाइम पर इंडिपेंडेंस के टाइम पर भी बहुत ज्यादा वर्षा पर डिपेंड करता था। तो देखो यहाँ पर 2 पॉइंट से समझ सकते हैं। गुड रेनफॉल इंप्लाइज गुड आउटपुट। अगर अच्छी बारिश होती थी तो अच्छा प्रोडक्शन होता था, और पुअर रेनफॉल इंप्लाइज पुअर आउटपुट। अगर खराब बारिश होगी तो आउटपुट भी खराब होएगा। नो एफर्ट्स वाज मेड अंडर द ब्रिटिश रूल टू डेवलप परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इरिगेशन की फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करे थे। इसलिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा बैकवर्ड था, स्टैग्नेंट था, उसके अंदर किसी प्रकार की डेवलपमेंट नहीं हुआ करती थी। थर्ड पॉइंट इज डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं उनका कमर्शियल आउटपुट लुक नहीं था। वो सिर्फ जो प्रोडक्शन करते थे सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए करते थे, मतलब अपना जीवन निर्वाह करने के लिए करते थे। तो देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग is form of farming in which the crop produced to be provide for basic needs of the family। मतलब जो किसान जो प्रोडक्शन करते थे सिर्फ अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्शन करते थे, अपना जीवन निर्वाह के लिए करते थे। उनका जो वे ऑफ प्रोडक्शन था उनका सिंपल सी बात है, अपने परिवार का, अपने लोगों का जीवन निर्वाह के लिए था। उनका कमर्शियल आउटलुक नहीं था। पॉइंट ए, देयर इज लिटिल सरप्लस लेफ्ट टू सेल इन द मार्केट्स ड्यू टू लैक ऑफ कमर्शियल आउटलुक। मतलब उन जो प्रोडक्शन करते थे वो मार्केट में बेचने के लिए उनके पास बचता ही नहीं था, क्योंकि वो इतना एफर्ट्स करते ही नहीं थे। इट वाज ओविंग टू सब्सिस्टेंस फार्मिंग लीड टू स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी उसी की वजह से जो हमारी
इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर था वो हमारा बैकवर्ड था, स्टैग्नेंट था, और हमारी जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन थी वो ज्यादा से ज्यादा एंगेज रहती थी एग्रीकल्चर सेक्टर से, इसलिए हमारी इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फोर्थ पॉइंट इज गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ सॉइल एंड टीलर ऑफ सॉइल। जो ऑनर ऑफ सॉइल थे वो जमींदार थे, और जो टीलर ऑफ सॉइल थे वो एक्चुअल फार्मर्स थे जो लैंड के ऊपर कृषि करते थे। जो टीलर ऑफ सॉइल थे वो एक्चुअल फार्मर्स थे जो लैंड के ऊपर एक्चुअल में कृषि करते थे। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इट वाज गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ सॉइल एंड टीलर ऑफ सॉइल अंडर द ब्रिटिश राज। देखो इसको पॉइंट्स में समझते हैं। ऑनर ऑफ सॉइल शेयर आउटपुट, जो मतलब जमींदार थे वो सिर्फ आउटपुट शेयर करते थे, वो प्रोडक्शन की कॉस्ट को नहीं शेयर करते थे। मतलब देखो दे हार्डली शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पॉइंट सी, दे वर मेयरली इंटरेस्टेड इन द मैक्सिमाइज देयर रेंटल इनकम। मतलब जो जमींदार थे वो अपनी रेंटल इनकम को इंक्रीज करने में लगे रहते थे, कृषि के डेवलपमेंट के लिए किसी प्रकार के कोई एफर्ट्स नहीं करते थे। डी पॉइंट, द टीलर ऑफ सॉइल वर मेयरली गिवन इनफ फॉर सब्सिस्टेंस। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो ऑनर ऑफ सॉइल थे और टीलर ऑफ सॉइल थे उनके बीच में कितना ज्यादा कंफ्लिक्ट हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? जो जमींदार थे वो बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू रिसीव करते थे, टीलर ऑफ सॉइल थे, इसी वजह से इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट रहता था। इस सब के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जिसने ये सिचुएशन क्रिएट की थी। फिफ्थ पॉइंट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंट लैंड होल्डिंग्स। इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लैंड होल्डिंग्स वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंट। मतलब जो अपनी इंडियन लैंड होल्डिंग्स थी इंडिया के अंदर वो बहुत छोटी हुआ करती थी और फ्रेगमेंट थी। तो जो छोटी और बिखरी जोती होती है मतलब लैंड होती है वो अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिकल, लीड टू लो आउटपुट एंड हाई कॉस्ट। मतलब जो छोटी छोटी जोतें होती है लैंड होती है वो बहुत ज्यादा अनइकोनॉमिकल होती है, मतलब अनार्थिक होती है, और इनके अंदर जो प्रोडक्शन किया जाता है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक लैंड का टुकड़ा यहाँ होता है तो दूसरा लैंड का टुकड़ा वहां होता है। तो देखो फ्रैगमेंट लैंड होल्डिंग्स मींस पीस ऑफ हेयर एंड पीस ऑफ देयर। मतलब एक लैंड का टुकड़ा यहाँ है तो दूसरा बहुत ज्यादा दूर हुआ करता था, इसलिए जो हमारी लैंड होल्डिंग्स थी वो बहुत ज्यादा अनइकोनॉमिकल थी, उसके अंदर जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा आया करती थी। तो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात थी लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश रूल। तो जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने हमारी इंडियन इकोनॉमी में एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप स्थापित कर दी थी। देखो द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेट अप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन टीलर ऑफ सॉइल, जमींदार एंड एक खुद गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो दिस वाज पॉपुलरली नो एज जमींदारी सिस्टम। मतलब जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप थी उसे हम जमींदारी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो जमींदारी सिस्टम होता क्या है इसको हमने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में समझा था, लेकिन आज इसको दोबारा से समझते हैं। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग जो जमींदार होते हैं उन्हें सॉइल का ऑनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। सेकंड, दे वर टू पे अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ लैंड रेवेन्यू। मतलब जो जमींदार हुआ करते थे उन्हें लैंड रेवेन्यू के तौर पर सरकार को कुछ अमाउंट आउटपुट सबमिट करना पड़ता था। बट अदर वे जो जमींदार थे उन्हें फुल इंडिपेंडेंस थी, वो टीलर ऑफ सॉइल से कितना भी आउटपुट लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिसीव कर सकते हैं। एंड जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट मच एज दे विश्ड फ्रॉम द टीलर एक्चुअल फार्मर ऑफ द सॉइल। मतलब जो टीलर ऑफ सॉइल थे उन्हें एक्चुअल फार्मर कहा जाता है, तो जो एक्चुअल में लैंड के ऊपर कल्टीवेशन करते थे। डी पॉइंट, अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टीलर ऑफ सॉइल बाय द जमींदार। मतलब जो जमींदार थे वो बहुत हाई लेवल पे टीलर ऑफ सॉइल्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। द टीलर ऑफ सॉइल गॉट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल। मतलब जो टीलर ऑफ सॉइल थे उनको जीवन निर्वाह करने के लिए भी अनाज की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। एफ पॉइंट इज द जमींदार ऑन द अदर हैंड स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन दी लग्जरीज लाइफ। मतलब जो जमींदारों को रेंटल इनकम मिलती थी एज ए लैंड रेवेन्यू वो उसको कंफर्ट लाइफ और लग्जरीज लाइफ के ऊपर स्पेंड करते थे। लास्ट पॉइंट, लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वाज मेड फॉर द डेवलपमेंट
ऑफ एग्रीकल्चर बाय द जमींदार, मतलब जो जमींदारों को रेंटल इनकम मिलती थी उससे वो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट, उसकी समृद्धि, उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, करते भी थे तो बहुत कम करते थे। चलो इन पॉइंट्स को एक बार जल्दी से दोबारा से समझते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग जो जमींदार थे उन्हें ऑनर ऑफ सॉइल डिक्लेयर कर दिया था। जमींदारों को लैंड रेवेन्यू के तौर पर गवर्नमेंट को सम ऑफ अमाउंट सबमिट करना पड़ता था। जमींदारों को फुली इंडिपेंडेंस थी कि वो टीलर ऑफ सॉइल से कितना भी सम ऑफ अमाउंट लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिसीव कर सकते थे। जो जमींदार थे वो बहुत हाई लेवल पे टीलर ऑफ सॉइल्स का एक्सप्लोटेशन करते थे। जो टीलर ऑफ सॉइल थे उन्हें जीवन निर्वाह के लिए भी अनाज की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। जमींदारों के पास में जो रेंटल इनकम रिसीव होती थी उसे वो अपनी लग्जरीज और कंफर्ट लाइफ के लिए स्पेंड करते थे। जो जमींदार थे वो कृषि के मतलब एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। तो ये आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। 7 पॉइंट इज फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब ब्रिटिश राज के टाइम पे किसानों को फोर्सफुली कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए बोला गया। मतलब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है सिंपली कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिफर्स टू शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ सेल्फ कंजप्शन टू कल्टीवेशन फॉर मार्केट। मतलब सिंपल सा मीनिंग है इसका कि अब आपको डोमेस्टिक गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करना है, कमर्शियल गुड्स का प्रोडक्शन करना है। तो उस टाइम पीरियड पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडियन फार्मर्स को फोर्सफुली कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए उकसाया। तो इसको समझते हैं। ए पॉइंट, फार्मर वर फोर्स टू शिफ्ट कमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिगो और तंबाकू फ्रॉम द कन्वेंशनल सब्सिस्टेंस क्रॉप्स व्हीट एंड राइस पल्सेस। तो जो पहले कन्वेंशनल फार्मिंग करते थे जैसे व्हीट की, राइस की, पल्सेस की और भी बहुत सारे क्रॉप थी जिनके हम फार्मर्स प्रोडक्शन करते थे। लेकिन ब्रिटिश राज के अंडर में जो फार्मर्स थे उन्हें कमर्शियल फार्मिंग के लिए फोर्स किया गया लाइक इंडिगो और तंबाकू। तो आखिर अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया, वो कमर्शियल फार्मिंग के लिए क्यों बोल रहे थे इंडियन फार्मर्स को, उसके पीछे एक रीजन था। जो इंडिगो थी वाज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द ब्रिटेन डाइंग एंड ब्लीचिंग फॉर टेक्सटाइल। मतलब जो ब्रिटेन ने मशीन रेवोल्यूशन किया था तो वहां पर क्लोथ्स को कलर करने के लिए, डाइंग करने के लिए इंडिगो की रिक्वायरमेंट होती थी, इसलिए वो इंडियन फार्मर्स का हाई लेवल पे एक्सप्लोटेशन करते थे, उन्हें कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए फोर्स करते थे। तो जो इंडियन फार्मर्स थे, द इंडियन फार्मर्स वर नाइदर ल्यूड और फोर्स टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द इंडिगो। मतलब जो फार्मर्स थे उन्हें या तो किसी चीज का लालच देके या फोर्सफुली उन्हें इंडिगो की खेती करने के लिए उकसाया जाता था। तो इसको सिंपल वे में समझते हैं। जो फार्मर्स थे उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सिंपली वे में या तो फोर्सफुली उन्हें कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए बोला जाता था या तो उन्हें कुछ लालच दिया जाता था जिसकी वजह से वो कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए एग्री हो जाते थे। बट जो हमारे इंडियन फार्मर्स थे वो इस चीज से अवेयर नहीं थे कि जो इंडिगो की खेती की जाती है उससे सॉइल की फर्टिलिटी कंप्लीटली खत्म हो जाती है। तो इस चीज के डिसएडवांटेज जो हमारे इंडियन फार्मर्स को बाद में भुगतने पड़े थे। एंड फार्मर वर नॉट अवेयर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग। तो अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग।